अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वाई? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? अभी हमने पहले जो डिस्कस किया है उसमें यह स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर से हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री है और जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 105 डिग्री है। तो इसका काफी ज्यादा का अंतर है दोनों में मेल्टिंग पॉइंट का। और ये इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन दोनों में, इसी वजह से इन मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ज्यादा है। तो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का देखिए, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोमर के फॉर्म मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में। और इंट्रामॉलिक्यूलर बनने का मतलब हो गया कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ऑर्थो पोजीशन पर, इनके बीच में ही रिंग फॉर्मेशन हो जाना, यानी चिलेशन हो जाना, इसको हम चिलेशन कहते हैं। तो ये चिलेट बना लेता है और मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जब ये चिलेट बना लेगा या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो अब इनमें आगे फर्दर एसोसिएशन की संभावना नहीं होगी, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के इसके साथ जुड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। यानी कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा और इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का देखिए, सेम जिस तरह से चार्ज सेपरेशन दिखाया है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से हमने इसको दिखाया है। यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए ये पार्शियल चार्ज के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है। तो इस पार्शियल चार्ज डिफरेंस की वजह से, यानी कि पोलैरिटी की वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम चार्ज सेपरेशन होगा, और जब इनके बीच पोलैरिटी क्रिएट होगी तो पोलैरिटी होने पर प्लस माइनस जो चार्ज होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो इस तरह बना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल यानी कि सेम कंपाउंड के दो दो मॉलिक्यूल के बीच, इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो पैरा इंट्रा नाइट्रोफिनॉल है, ये पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि कई मॉलिक्यूल, जैसे एक हो गया, दूसरा हो गया, आगे इसी तरीके से नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे। तो ये एक पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे एक दूसरे में, तब ये पॉलीमरिक फॉर्म करेगा, और पॉलीमर के जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में आपको ऊर्जा चाहिए होगी। तो ज्यादा अमाउंट में आप ऊर्जा देंगे तो उसी ऊर्जा के ही कैलकुलेशन को हम बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। तो जहाँ ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आगे कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस पर क्वेश्चंस भी उसी तरह आते हैं जैसा कि पहले डिस्कस किया है। कैटिकोल है, ये आपका फिनॉल का डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल है, जिसमें कि ऑर्थो पोजीशन एक ये OH ग्रुप है और ये एक OH ग्रुप है। तो देखिए यहाँ फिर ऑर्थो पोजीशंस पे दोनों होने की वजह से यहाँ पे चिलेशन हो गया, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। इसी तरह हम सैलिसिलिक एसिड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी है।
ये क्लोरोफिनॉल जो हमने डिस्कस किया था, ये भी ऑलरेडी इस फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। लेकिन जो पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है या हाइड्रोक्यूनोन है, ये पैरा पोजिशंस पर है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इसी तरह जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इसी तरह पैरा क्लोरोफिनॉल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो जिसमें जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, देखिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। रीजन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस रीजन के अकॉर्डिंग कैटिकोल का मेल्टिंग पॉइंट 104 डिग्री है, जबकि इसके पैरा आइसोमर का 149 डिग्री। इसी तरह सैलिसिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री है, जबकि इसके पैरा आइसोमर्स जो हैं वो 214 डिग्री है। इसी तरह ये ऑर्थो आइसोमर जो है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, इसका 178 डिग्री है, जबकि इसका पैरा जो आइसोमर है वो 217 डिग्री है। मुझे लग रहा है इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव। एक चीज इस बात को ध्यान कर लीजिए कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसमें मुख्य होगा। तो ये कि कोई भी सब्सटेंस जो जल के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। दैट इज द वेल नोन फैक्ट। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तब वो सॉल्युबल होगा वाटर में, और अगर नहीं बनाता है तो इनसॉल्युबल होगा। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, जिस एक्सटेंट में बनाएगा, जितने परसेंटेज में बनाएगा, उसी तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ जो हमने 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई है, उसके बेसिस पर आपको मालूम है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो चिलेशन फॉर्म करता है, चिलेट बना लेता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम फॉर्म करता है। इस वजह से इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होंगे वहां पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, या वो स्प्रिंगली सॉल्युबल नेचर के होंगे, लेस सॉल्युबल होंगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरह हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्केन, आपने नाम सुना है, पढ़ा भी होगा। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ईथर, ईथर भी आप जानते हो। इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं इसका मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते होंगे। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी ही नहीं होती है, योग्यता ही नहीं होती है। यानी कि ये कंपाउंड जल के साथ यानी वाटर H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की इनमें योग्यता नहीं होती है। जबकि आप एल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो ये एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड इत्यादि कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते होंगे, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की योग्यता होगी। इसलिए ये कंपाउंड यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल है। तो इसमें देखिए जैसे कि ये एक H2O है वाटर, और ये एल्कोहल। आपको मालूम है कि एल्कोहल को हम वाटर में मिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है, यानी कि एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर में देखिए, ये हमने पार्शियल चार्ज सेपरेशन दिखाया है, ये पहले भी आपको पता है। इसी तरह अल्कोहल में होता है। तो जब हम इसको डालते हैं तो मिलाते हैं, तब ये इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये इस तरह से, ये वाटर है, इस वाटर के साथ ही देखिए एल्कोहल है, अगला फिर ये इसके साथ अगला वाटर, फिर अगला एल्कोहल। तो इस तरीके से बेटा एसोसिएशन हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते चले जाते हैं। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करते चले जाएंगे, इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल के बीच में दूसरा, दूसरे के बीच और अगला, इस तरीके से जब आते चले जाएंगे तो इनके बीच एक एसोसिएशन हो जाएगा और इस एसोसिएशन की वजह से ये सॉल्युबल यानी मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से जो एल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल है। दूसरा हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स जो है। एक चीज तो यहाँ देखिए कि दिस इज ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है एल्कोहल का, तब उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। यानी कि एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने पर एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटती है। यानी मिथाइल एल्कोहल ले लें, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, तब मिथाइल एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और पेंटाइल एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। क्योंकि जब हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल की तरफ बढ़ते हैं, तब एल्काइल ग्रुप की साइज जो है वो बढ़ता जाता है और एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने को वो रोकता है। बड़ा मॉलिक्यूल जब होता जाता है, एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि उनके को रोकता है और इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। यानी कि वो एल्कोहल जिनमें एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा और जिसमें एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। एक तो फैट, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का पूछा जाए तो मिथाइल एल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल और ब्यूटाइल एल्कोहल पूछा जाए तब मिथाइल एल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटाइल एल्कोहल। यानी वाटर में मिथाइल एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू ब्यूटाइल एल्कोहल। एक चीज और, सॉल्युबिलिटी गोज यानी कि तब सॉल्युबिलिटी घटेगी। दूसरी बात, ये हमने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ भी था, खैर एक चीज और सॉल्युबल देखिए, एल्कोहल होता है, एक तो मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब कि वह कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप हो एल्कोहल में, दूसरा जिसमें दो OH ग्रुप हो लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल, और तीसरा है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जिसको आप लोग घरों में भी यूज करते हो और ऑलरेडी सोप वगैरह बनाने में या ब्यूटी क्रीम बनाने में यूज होता है। तो वो ट्राई हाइड्रोक्सी होता है और काफी विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो उसमें देखिए कि एक में एक OH ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल इत्यादि में। इथाइलिन ग्लाइकॉल में दो OH ग्रुप होता है और जो ग्लिसरॉल है उसमें तीन OH ग्रुप होता है। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जैसे जैसे OH ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि एक में एक, दो, तीन बढ़ती जाती है, तब इनका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यानी कि solubility of alcohol in water depends upon the ratio of OH group present in hydrocarbon molecule।
यानी कि रेशियो, यानी कि उस हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर OH ग्रुप का रेशियो बढ़ता जाता है तो वो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। अगर इस तथ्य को हम ध्यान में रखें तो मिथाइल और मिथाइल एल्कोहल और इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें 2 OH ग्रुप है, इथिलीन ग्लाइकॉल ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसी तरह अगर हम ग्लिसरॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल ज्यादा सॉल्युबल होगा इथिलीन ग्लाइकॉल की अपेक्षा। तो इसलिए जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है या डाईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से एक एक नहीं लिया नाम हमने, या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, ये रेडिली सॉल्युबल इन वाटर हैं, आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम एमीन की बात करें तो एमीन भी, जो ये नीचे हमने एक ऑर्डर दिया है, इसको फॉलो करता है, यानी कि प्राइमरी एमीन इज मोर सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल है, सेकेंडरी एमीन उससे कम सॉल्युबल है, और टर्सरी एमीन लेस सॉल्युबल है। ऐसा इसलिए होता है कि एमीन का आपको पता है, प्राइमरी एमीन में ये है RNH2 इज द प्राइमरी एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन इज द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया में NH3 होते हैं, एक H को रिप्लेस करके R लगा दिया है तो ये प्राइमरी एमीन। इसी तरह सेकेंडरी एमीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, और टर्सरी एमीन में तीनों हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं तो टर्सरी एमीन बनता है। तो इनमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अब देखिए, प्राइमरी एमीन में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो बना ही, इस हाइड्रोजन से भी आगे बन सकता है इंटर मॉलिक्यूलर, इस हाइड्रोजन से भी बन सकता है, इस हाइड्रोजन से भी, इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता यहाँ ज्यादा है प्राइमरी एमीन में। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर, वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। आप सेकेंडरी में आ जाइए, ये तो इतना कॉमन है ही जो लीनियर दिख रहा है, यहाँ इस 2 हाइड्रोजन में है, लेकिन देखिए जो ये ऊपर यहाँ दिखाया था हमने, यहाँ R ग्रुप एल्काइल ग्रुप होने की वजह से अब इसकी क्षमता कम हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। जबकि आप टर्सरी एमीन का देखिए, केवल एक जो टर्सरी एमीन ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दोनों ओर से 2 एल का आपका टर्सरी एमीन जुड़ गए हैं, इस वजह से ये लेस सॉल्युबल होगा। तो अब मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है प्राइमरी की, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल है, इसकी कम है इसलिए कम हो गया, और इसकी बिल्कुल कम है टर्सरी एमीन की, इसलिए ये लेस सॉल्युबल हो गया। ओके, नेक्स्ट। तब इन पूरे चर्चा के आधार पर हम एक तथ्य दे सकते हैं कि thus it is clear that intermolecular hydrogen bonding increases the solubility of the compound in water। यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर में कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। ये एक वेल नोन फैक्ट हमारे पास आया। तो ये दैट इज द रिजल्ट ऑफ अबव डिस्कशन, उपरोक्त जो भी हमने डिस्कस किया ये उसका रिजल्ट है। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पायरानाइट्रोफिनॉल। और मुझे लग रहा है आंसर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, और उसको हमने इस फॉर्म में कर दिया है, हम एक बार और ब्रीफ कर देते हैं। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH group is not free due to formation of intermolecular hydrogen bonding, thus does not form intermolecular hydrogen bonding with water। यानी कि जो ये OH ग्रुप है ये स्वतंत्र नहीं होता इंटरमॉलिक्यूलर के, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी,
तो ये स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया है। अगर ये स्वतंत्र होता, फ्री होता तो इंटरमॉलिक्यूलर बनाता तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जबकि पैरा जो आइसोमर्स हैं, पैरा वाले कंपाउंड्स हैं, ये जो OH ग्रुप है ये फ्री होते हैं। जैसे ये यहाँ आए तो यहाँ फिर से इसके साथ ये जुड़ेंगे, यानी कि जो ये OH पोर्शन है देखो ये फ्री है, फिर यहाँ से ये दूसरे कंपाउंड यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ से दूसरे जुड़ सकते हैं इस पोर्शन में, यहाँ से दूसरे जुड़ सकते हैं इस तो ये चूंकि फ्री है, यानी कि इन पैरा नाइट्रोफिनॉल OH ग्रुप इज अवेलेबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, तो वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ही ये सॉल्युबल होते हैं। और हमने पहले डिस्कस किया है, यही इंटरमॉलिक्यूलर भी इनके बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और डिस्कस करते हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तब उस समय भी हमने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड या सॉरी कोई भी फैक्टर जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, बढ़ाए, तब वो एसिड क्या होगा, मोर स्ट्रांग होगा। यानी कि कोई जो भी फैक्टर अगर इस कार्बोक्सिलेट आयंस की क्षमता को बढ़ा दे, स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, या ये स्टेबल ज्यादा कर दे इसको, तब वो एसिड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको मालूम है कि जो एसिड है वाटर में इस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम में, और अगर ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है अगर ये स्टेबल होगा तब RCOOH का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, और आयनाइजेशन बढ़ जाने की वजह से ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एनायन जो ये और H3O प्लस ज्यादा बनेगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो RCOOH का आयनाइजेशन बढ़ेगा तो H प्लस ज्यादा रिमूव होगा एज ए हाइड्रोनियम आयन, और वो एसिड को स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तब वो एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखते हैं कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है। हम देखते हैं कि 10 इफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी चिलेशन ऑफ बॉन्ड जो है इज फॉर्म्ड इन एनायन, देन इट स्टेबलाइज द एनायन एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी कि एसिड जो है, अगर इस एसिड में अगर हम देखें कि कैसे बन रहा है, जैसे सैलिसिलिक एसिड हमने, सैलिसिलिक एसिड में H प्लस को रिमूव करें, क्योंकि देखो इसमें H प्लस H2O के साथ आया, अगर ये रिमूव होता है तो इस तरह होगा और ये एनायन बनेगा। ये बॉन्ड आप अभी जो रेड वाला है इसको आप ध्यान रख दीजिए, ये एनायन बन गया। तो इस एनायन बनने की वजह से ये OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। तो जब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, चिलेशन हो जाएगा, तब इस एनायन को स्टेबिलाइज कर देगा, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इस एनायन को स्टेबिलाइज कर देगा। हमने अभी पढ़ा कि जो भी फैक्टर इस एनायन को स्टेबिलाइज करेगा उसकी वजह से ही एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनायन को स्टेबिलाईजेशन प्रदान करता है। इस वजह से इसका जो मूल एसिड है जिससे ये बना है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसलिए thus if intramolecular hydrogen bonding is formed in anion then it stabilize the anion
एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इस वजह से जो सैलिसिलिक एसिड है ये मोर एसिडिक हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि ये अगर ये स्टेबल है बेटा, तब यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन बढ़ेगा। आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो ये तो स्टेबल हो गया, तो स्टेबल हो गया तब ये ज्यादा ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो H प्लस के फॉर्म यानी कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में H प्लस ज्यादा रिमूव होगा, यानी कि इसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा और इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इट मीन्स कि सैलिसिलिक एसिड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से अगर हम इस तरह दूसरे को देखें, जैसे आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले लें, तो देखो इसका एनायन ये बना, यहाँ से ये हाइड्रोजन से निकला और ये एनायन बन गया। लेकिन इस जो आयनिक पोर्शन है और इस OH ये बहुत दूर है और इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने की वजह से यहाँ कोई भी चिलेशन नहीं होता है और इस वजह से ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एनायन है स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। इसी तरह अगर हम ऑर्थो एनिसिक एसिड ले लें, तो ऑर्थो एनिक एसिड में देखिए यहाँ OCH3 है, O के बाद CH3 है, तो CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर भी चिलेशन नहीं होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है और इस वजह से ये लेस स्टेबल होता है। यानी कि जो आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं बनती है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती तो इस एनायन को, इस कार्बोक्सिलेट एनायन को या कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करता, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं होता है, इसलिए लिखा है नॉट स्टेबलाइज बाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह अगर हम लेते हैं बेंजोइक एसिड, तो ये एक सिंपल एक एनायन है, बेंजोएट आयन हो गया और यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। तो जहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा वो लेस स्टेबल एनायन होगा, और लेस स्टेबल एनायन होगा तब वो जो जिस कंपाउंड से बना है जो, तो उसका जो मूल कंपाउंड होगा उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। इस वजह से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एनिसिक एसिड या बेंजोइक एसिड ये लेस एसिडिक होते हैं, यानी कि इनकी एसिड स्ट्रेंथ लेस होती है, जबकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और एसिड स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे, और अगर जो कार्बोक्सिलेट आयन वो स्टेबलाइज हो रहे होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो वो कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। ओके, थैंक्स। और हमने इन कुछ बुक्स को इस डिस्कशन में यूज किया है, कुछ मैटर्स यूज किए हैं। ओके, थैंक यू।